हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम कवर अप करेंगे एंटी अल्सर ड्रग की फर्स्ट कैटेगरी के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका क्लासिफिकेशन होगा उसके बारे में, पेप्टिक अल्सर होता क्या है, कैसे कॉज होता है और इसके कौन कौन से ड्रग यूज की जाती है इनके ट्रीटमेंट में, इन सब के विषय में हम एक लेक्चर वीडियो में इस देखने वाले हैं। तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एसिड का सिक्रेशन कैसे होता है। तो अगर आपको ये जानना है तो जाकर के आप हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसको एक बार आप देख लीजिए। वहां पर हमने बताया कैसे वेगस नर्व के द्वारा, मास्ट सेल के द्वारा, फूड के द्वारा, कैसे हमारे बॉडी के अंदर, इसका मतलब क्या है, जो हमारी स्टमच होती है उसके फंडस के अंदर जो बगल में पैराइटल सेल होती है वहां से कैसे HCl का सिक्रेशन होता है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, एंटी अल्सर ड्रग। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि पेप्टिक अल्सर बोलते किसको है, ठीक है ना। अल्सर का मतलब क्या होता है, तो अल्सर का एक सिंपल सा मतलब समझिए कि अगर जैसे आप लैब में काम कर रहे हो और गलती से भी अगर आपके हाथ पे HCl लग जाता है तो वहां पे बर्निंग स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से स्टोमच में अगर गलती से वहां की लाइनिंग डैमेज हो जाती है और जो आपका HCl सीक्रेट आउट हो रहा है वो जाकर के आपके मेम्ब्रेन से जाकर के टच जैसे ही होता है वहां पे आपकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। उसी को बोलते हैं अल्सर, उसी को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। सेम इट इज आपको माउथ अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है और ड्यूडेनल अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है। ये डिफरेंट टाइप दी अल्सर है। लेकिन आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे हम पेप्टिक अल्सर के बारे में। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पेप्टाइडल मतलब GIT के अंदर होने वाले जो भी अल्सर होंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पेप्टिक अल्सर होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने थ्रोट सोर का नाम, तो थ्रोट सोर में क्या होता है, वहां पे थोड़ी हिचकिचाहट होने लगती है। इसका मतलब क्या है, वहां पे थोड़ा सा इरोजन, इरोजन का जैसे लोहा होता है वो इरोज होता है, मतलब खुरदरापन हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपके स्टमच के लाइनिंग के अंदर क्या हो जाता है, सोर और इरोजन पैदा हो जाता है या किसी कंडीशन के द्वारा पैदा कर दिया जाता है। और कहाँ पे, लाइनिंग पे होता है, किसके, स्टमच में। इसी को बोलते हैं क्या, पेप्टिक अल्सर। ये आपका स्टमच में भी हो सकता है, ड्यूडेनम में भी हो सकता है। अगर ये स्टमच में हुआ, मतलब अगर ये अल्सर स्टमच में हो तो इसको बोलेंगे आप गैस्ट्राइटिक अल्सर, और अगर ड्यूडेनम में हुआ तो इसको बोलेंगे ड्यूडेनल अल्सर। अब बेसिकली हमको ये जानना है कि अल्सर होता कैसे है, उसके बाद हम प्रिवेंट कर देंगे अपनी सारी मेडिसिन यूज करके, यहाँ पे उसको प्रिवेंट कर देंगे। देखिए ये आपका स्टमच है और ये आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन का एक पार्ट इलियम है, ये आप जानते हैं ड्यूडेनम है, इलियम है, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो आपका क्या है, आपका स्टमच है, स्टमच जैसे फंडस है, और फंडस के जस्ट ऊपर ही आपके पैराइटल सेल पाए जाती है, जहां से क्या होता है, एसिड का सिक्रेशन मतलब HCl का सिक्रेशन होता है, ठीक है। और ये आपकी एक जैसे जो रेड लाइनिंग में, ये मान लीजिए आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये वाली जो लेयर है आपकी, मतलब ये मेम्ब्रेन लेयर है, म्यूकोसा लेयर है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब देखिए अगर पेप्टिक अल्सर हुआ, पहले नॉर्मल व्यू देखते हैं। तो नॉर्मल व्यू में अगर हम ये देखेंगे तो हमारी ये म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, ये प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। अब यहाँ से पैराइटल सेल से जैसे ही HCl सीक्रेट आउट होगा तो ये जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है ये प्रोटेक्ट कर देगी कि यहाँ पे इस मेम्ब्रेन पे जाकर के हमारा HCl ना लगे। और ये HCl क्या कर देगा, आपके फूड को, जो भी आपके फूड में जंक फूड होगा, नॉर्मल फूड होगा, कुछ भी होगा, उसको क्या कहते हैं, डाइजेस्ट कर देंगे और फर्दर कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देंगे, ठीक है। लेकिन अब पेप्सिन का सिक्रेशन बढ़ गया, या हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी जो कि इसका मेन पॉजिटिव एजेंट होता है किसका, पेप्टिक अल्सर का, उसने इफेक्ट कर दिया, उस बैक्टीरिया ने इफेक्ट कर दिया। तो क्या क्या उस बैक्टीरिया ने, कि जो आपकी पेप्टिक लेयर है, इसी पेप्टिक लेयर के क्या कर दिया, बीच बीच में इसने क्या कर दिया, खंड कर दिया, मतलब काट दिया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे हाथ रखता हूं। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, और यहाँ पे मैंने ब्लेड से काट दिया। अब इसके ऊपर अगर हम HCl डालेंगे तो वैसे भी डालेंगे तब भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम पे काट दिया, उसके बाद मान लीजिए इस पे हमने नमक छिड़का तो कितना तेजी से लगेगा, मिर्ची अगर हम यहाँ पे लगा दे तो कितनी तेजी से लगेगा। सेम उसी प्रकार से जब यहाँ की जो टिश्यू होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी, ब्रोकन हो जाएंगे, तब जब पैराइटल सेल के द्वारा HCl का सिक्रेशन होगा तब क्या होगा, वहां पर आपको बर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में पेप्टिक अल्सर, जो कि आपको बुक में बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिया हुआ है। बस आपको इतना ही देखना है कि पेप्टिक अल्सर होता कैसे है। तो टिश्यू के जब हमारा डिसमैनेजमेंट या ब्रोकन हो जाता है, जिसकी वजह से HCl जो पैराइटल सेल से सीक्रेट होता है वो जाकर हमारे मेम्ब्रेन या म्यूकोसल मेम्ब्रेन में जाकर के लग जाता है। वहां पे हमको क्या हो जाता है, मतलब अब यहाँ पर HCl का आप सिंपल एसिडिक होता है, वो जाकर जला देगा तो वहां पर क्या कर देगा, एक घाव बना देगा। ये होता है हमारा क्या, पेप्टिक अल्सर। तो HCl ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्टमच, अब ये क्या कर देगा, बर्निंग कॉज करेगा, वहां पे थोड़ा सा जलन कॉज करेगा, वहां के जो टिश्यू होंगे वो जल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको वहां पे अल्सर का मतलब क्या है, छोटे छोटे दाने टाइप के, मतलब जैसे जो घाव होता है उस टाइप के पड़ जाएंगे। अब अगर इस कंडीशन में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग आप ले रहे हैं, जैसे आप इबुप्रोफेन ले रहे हैं या कोरफोन
कोरफ्लाम, जैसे जो मार्केट में ब्रांड का नाम बताऊँ, जैसे कोरफ्लाम हो गया, निमोसलाइड हो गया, पैरासीटामोल हो गया, जैसे इनटेक करेंगे तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे और ज़्यादा जलन यहाँ पे करेंगे। स्पाइसी खाना खाएंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस खाएंगे तो ये सबको क्या कर देंगे, बर्निंग करनी स्टार्ट कर देंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमको रोकना है, तो इसके बारे में हम आगे ड्रग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रप्शन ऑफ म्यूकोसल लाइनिंग बाय द एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक एजेंट पेप्सिन, मेन रीजन ऑफ द अल्सर। जैसे मैंने अभी आपको जस्ट यहाँ पे बताया कि पेप्सिन, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया पेप्सिन हो गया, हेलिकोबैक्टीरियम हो गया, उसी प्रकार से गैस्ट्रिक एजेंट को पेप्सिन की ही वजह से क्या होता है, हमारा मेन रीजन है अल्सर काज होने का। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए। उसके बाद यहाँ पर आता है पेप्टिक अल्सर अकर ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिव फैक्टर एंड डिस्ट्रक्टिव फैक्टर। अब देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना कि प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या है और डिस्ट्रक्टिव फैक्टर क्या है। देखिए, प्रोटेक्टिव मैंने अभी पता है प्रोटेक्टिव लेयर, तो लेयर बना देना, उसने क्या किया, प्रोटेक्शन फॉर्म किया, तो ये आपकी कह जाएगी प्रोटेक्टिव है। तो जैसे इसने म्यूकस का प्रोडक्शन कर दिया, जैसे म्यूकस का प्रोडक्शन, जैसे आपने जब डिमल्सेंट पढ़ा था तो डिमल्सेंट में आपने क्या पढ़ा, जैसे खांसी आ रही थी, सूखी खांसी आ रही थी, तो वो क्या करते, आपके शोर पे एक लेयर बना दे रहे थे जिसकी वजह से सूखी खांसी आपकी बंद हो रही आ रही थी। उसी प्रकार से जो प्रोटेक्टिव फैक्टर होते हैं वो म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं। अब जब म्यूकस का प्रोडक्शन होगा तो वो जाकर के लाइनिंग पे लगेंगे, और जैसे ही जाकर के लाइनिंग पे लगेंगे तो जो आपका पैराइटल सेल से HCl रिलीज हो रहा था वो क्या करता है, उसी म्यूकोसल प्रोडक्शन से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और आपका बाहर निकल जाएगा, और सिंपल सा आपके लाइनिंग पे जाकर के वो HCl काम नहीं कर पाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, प्रोटेक्टिव फैक्टर। अब इसमें क्या होती है, थोड़ी कमी आ जाती है, मतलब प्रोटेक्टिव फैक्टर हमारा बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है। या सिंपल लैंग्वेज में जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है या म्यूकोसल ब्लड होता है या प्रोस्टाग्लैंडिन की कैसे बात आई, जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके बारे में देखेंगे, एनालॉग क्या होते तब हम जानेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन का यहाँ पे क्या वर्क होता है। तो जब हमारा मान लीजिए म्यूकस का प्रोडक्शन रुक गया तो क्या हो जाएगा, जब वहाँ पे म्यूकोसा रहेगी नहीं, जैसे हमारा ड्राइनेस हो जाता है गले में, उसी प्रकार से वहाँ पे ड्राइनेस हो जाएगा और आपका जो HCl हो जाएगा वहाँ पे जाकर के तुरंत एक्ट करेगा। चूंकि आप जानते हैं कि सूखी स्किन पे अगर कोई भी चीज रिएक्शन करनी होती है तो बहुत तेजी से करती है एज पर हमारी लोथी स्किन। इसका मतलब क्या है, ऑयली स्किन को कम रिएक्शन करेगी और सूथी स्किन, इसका मतलब जो हमारी ड्राई स्किन होगी वहां पे ज्यादा रिएक्शन करेगी। एंड डिस्ट्रक्टिव फैक्टर में जैसे आपने खाना खाया तो खाना खाने के बाद HCl रिलीज हुआ, तो HCl खाने के साथ क्या कर रहा है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको खत्म कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, कैटाबॉलिज्म कर रहा है, तो हमारा क्या है, डिस्ट्रक्टिव फैक्टर होता है। अब उसी डिस्ट्रक्टिव फैक्टर्स का एक्सेस प्रोडक्शन होने लगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक्सेस एसिड प्रोडक्शन, मतलब HCl का प्रोडक्शन होने लगा। आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का ज्यादा यूज, मतलब डेली एक पेन किलर खा रहे, पेप्सिन, बाइल साइड, इन सब का प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा तो आपको पेप्टिक अल्सर काज हो जाएगा। तो ये था सिंपल पेप्टिक अल्सर के बारे में। अब आते हैं हम अपने एंटी अल्सर ड्रग के क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि हमारे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली 5 टाइप का है। पहला एंटी सेक्रेटरी एजेंट, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, जिसको एंटासिड के नाम से भी जानते हैं, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव, जो म्यूकस को प्रोटेक्शन करता है या जो आपकी लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्शन देते हैं, अल्सर हीलिंग ड्रग एंड एंटी हेलिकोबाइलोरी ड्रग। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, 5 कैटेगरी के ड्रग होगी और इनके अंदर भी हमारे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। तो पहले आते हैं क्या, अपनी एंटी सेक्रेटरी के ऊपर। तो एंटी सेक्रेटरी में सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऑलरेडी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड में यूनिट नंबर फर्स्ट में H1H2 एंटागोनिस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे सिमेटिडीन, दैनिटिडीन, फोमिटिडीन, निजाटिडीन हो गया, रॉक्सिटिडीन, लॉक्सिटिडीन एंड लुफोटिडीन हो गया, ये आपकी क्या होती है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। उसी प्रकार से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी आपने वहां पर ही देखा था मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट में। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में जैसे ओमिप्राजोल हो गया, लुसिनाप्रोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया, इस्मोप्राजोल हो गया, एलाप्रोजोल हो गया एंड डेक्सारेबिप्राजोल हो गया। देखिए ये सारे जो ड्रग है आपने दैनिक जीवन में किसी को प्रिस्क्राइब करते होंगे या अपने फैमिली में इसको ला करके खाते होंगे, खुद खाते होंगे या फैमिली को खिलाते होंगे। तो आप ऐसे समझिए, जैसे ओमिप्राजोल खाली पेट खाया जाता है, तो छोटी छोटी चीजें आपको खुद से जाननी होगी, तभी आप फार्माकोलॉजी के मास्टर बन पाएंगे या उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब आती है एंटीकोलिनर्जिक, ये ऑलरेडी हमने फार्माकोलॉजी फर्स्ट में पढ़ा था। एंटीकोलिनर्जिक एक्ट कैसे काम करती है इसके विषय में भी हम बात करेंगे कि स्टमक के ऊपर कैसे काम करती है। वहां पे हमने CNS के ऊपर बात किया था, अब यहाँ पर हम स्टमक के ऊपर देखेंगे कि कैसे काम करती है, क्योंकि वहां पे बताया गया था कि जो एंटीकोलिन मतलब M1 M2 रिसेप्टर होते हैं वो आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इसका मतलब क्या, स्टमक में पाए जाते हैं। अब उसका रोल आ गया है कि आपको यह जानना कि जो आपके गैस्ट्रिक में मतलब GIT के अंदर M1 M2 रिसेप्टर जो पाए जा रहे हैं उसका क्या काम है इन आपके स्टमक के अंदर। वहां पर आपने CNS ANS पे देखा था और यहाँ पर आप देखेंगे कहां पर, आपके स्टमक के अंदर।
उसके बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। एनालॉग का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसको बढ़ा दे। तो इसमें जो आती है मिसोप्रोस्टाल आती है, रियोप्रोस्टिल आते हैं एंड इनप्रोस्टिल आती है। ये सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारे एसिड का प्रोडक्शन होता है उसको घटा देती हैं और जो बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। अब जैसे बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सॉल्ट बन जाएगा तुरंत। अब जब सॉल्ट बन जाएगा तो सिंपल सा है कि वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, पीएच न्यूट्रल हो जाएगा और आपको दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। अब जो दूसरी कैटेगरी के ड्रग आते हैं गैस्ट्रिक एसिड मतलब न्यूट्रलाइजर। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी एंटी एसिड होती है जैसे एसिडिफाई, इसका मतलब क्या, जैसे पीएच ज्यादा, जैसे आपका पीएच जैसे 4 था तो वहां पे क्या एसिडिफिकेशन हो गया, इसका मतलब पीएच वहां पे 2 हो गया। तो अब उस कंडीशन में हम एंटी एसिड का यूज करेंगे। वो एंटी एसिड क्या करेगा, उसके पीएच को फर्दर न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर एंटी एसिड काम कर जाएगा और आपका जो एसिड होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वहां पे बर्निंग आपकी या पेप्टिक अल्सर आपके ट्रीट हो जाएगी। अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं सिस्टमिक और एब्जॉर्बेड एंटी एसिड। इसका मतलब क्या है कि आप सिस्टमिक रूप से लेते हैं, आता है नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड। तो सिस्टमिक में जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट आता है और नॉन सिस्टमेटिक या नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड में आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बफर टाइप। बफर टाइप का मतलब बफर क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो कि पीएच को रेजिस्ट करते हो अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सम अमाउंट ऑफ द एसिड और एल्कलाई। इसका मतलब क्या है कि वो आपके पेट में जाएंगे, अगर वहां पर एग्जांपल के तौर पे एसिड का डिसबैलेंस होता है, एसिडिफाइंग ज्यादा हो जाता है, तो भी वो बफर का काम करेगा कि उसको जो ड्रग होगी आपकी उसका बफर चेंज करने नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, वो अपने एक्शन पे लगातार काम करते रहेगा। इसी को बोलते हैं बफर टाइप सिस्टमिक या नॉन सिस्टमेटिक या नॉन सिस्टमिक एंटी एसिड। इसमें जो ड्रग आती है आप बेसिकली जो भी एंटी एसिड यूज करते हो उसमें आपने देखा होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्सिल जेल होता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है, एल्युमिनियम फॉस्फेट होता है, मेगाल्ड्रेट होता है। मेगाल्ड्रेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जब जल्द हो जाए, मतलब गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज हो जाती है। जब कोई भी दवाई जैसे रोमेटिडिन, फोमेटिडिन, ओमिप्राजोल, कोई भी दवाई काम नहीं करती है, जलन जैसे आपके पेट में जो जलन हो जाती है तो कोई भी दवा जब काम नहीं करती है तो ये हमारी जो ड्रग होती है मेगाल्ड्रेट ये यूज की जाती है। ये इतनी पोटेंट ड्रग, इतनी अच्छी ड्रग होती है कि ये विद इन द 10 to 15 मिनट ये आपको आराम दे देगी। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैंने इसका यूज किया हुआ है, इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एसिड ड्रग जो नॉन बफर होती है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कुछ पीएच का डिस्टर्बेंस हुआ ये अपने पीएच को भी बदल देंगी। जैसे आता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद मिसलेनियस मतलब हमारा जो बफर और नॉन बफर दोनों में आता है, उसमें आता है एल्जीनेट एंड सिमेथिकोन आता है। देखिए इसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है म्यूकोसल प्रोटेक्टिव या साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। सिंपल लैंग्वेज में हम समझे कि जो हमारी स्टोमच की जो लाइनिंग होती है वहाँ की जो सेल होती है उसको प्रोटेक्शन देगी। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ द म्यूकस सिक्रेशन, या उसको प्रोटेक्शन देगी बाय द फॉर्मेशन ऑफ द फिल्म, या वहाँ पे एक फिल्म फॉर्म कर देगी। अब इसमें जो ड्रग आती होती है, जो इसमें ड्रग आती है उसका नाम क्या है, सुकराल फेट, ठीक है ना, सुकराल फेट होती है एंड कोलाइडल बिस्मुथ कंपाउंड होते हैं। अब जो चौथी टाइप के ड्रग है अल्सर हीलिंग ड्रग, मतलब अगर आपको अल्सर हो गया तो उसको हीलिंग, तो देखो भाई वहाँ पे घाव हो गया तो उसको हील तो करना पड़ेगा। तो इसमें जो आती है आपकी कार्बोनॉक्साजोल सोडियम आती है। उसके बाद आती है एंटी हेलिकोपाइलोरी ड्रग। अब यहाँ पर आपको जितने भी एंटीबायोटिक का नाम याद रहा है, अमोक्सिसिलिन, क्लेथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एमिनोग्लाइकोसाइड के जितने, बीटा लैक्टम के जितने होंगे, सारे के सारे सिफेलोस्पोरिन, ठीक है ना, जितने भी आपको एंटीबायोटिक याद हो रहेंगे उतना आप यहाँ पे लिखते चले जाइएगा। एग्जाम में इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देगा, बस आपके आगे के 3-4 एंटीबायोटिक अच्छे होने चाहिए, जैसे मॉक्सी, क्लेरिथ्रो, टेट्रा मेट्रोनिडाजोल, टिनोनिडाजोल, ये सारी होनी चाहिए। उसके बाद आप सिफेलोस्पोरिन की कैटेगरी की ड्रग लीजिए, क्योंकि ये एज एंटीबायोटिक काम कर रही है। वो वहाँ पे जो प्रेजेंस है बैक्टीरिया मतलब हेलिकोबैक्टीरियम ड्रग, जो एंटी मतलब हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी है उसको किल करने के लिए जिस ड्रग का हम यूज करें उसी को बोलते हैं एंटी हेलिकोबैक्टीरिया या पाइलोरी ड्रग। तो सिंपल ये क्या कहते हैं, बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया को क्या कर रहे थे, किल कर रहे थे। अब आते हैं हम अपने धीरे धीरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के। तो आज के इस वीडियो में हम फुली डिटेल करेंगे किसके बारे में, एंटी सिक्रेटरी में H2 रिसेप्टर, एंटागोनिस्ट, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटीकोलिनर्जिक एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्राइजर मतलब एंटी एसिड। उसके बाद हम म्यूकोसल, उसके बाद अल्सर हीलिंग, उसके बाद एंटी या हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी ड्रग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर। इसमें जो आपकी पहली ड्रग होगी उसका बोलेंगे एंटी सेक्रेटरी एजेंट। मतलब क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले किसके बारे में बात किया था, एंटी सेक्रेटरी एजेंट। तो जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर है एंटी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का मतलब सीक्रेट, इसका मतलब कुछ निकलने वाला। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ निकल रहा है तो उसको क्या निकलने नहीं देंगे। तो एंटी सेक्रेटरी का मतलब जैसे आपके प्रोडक्शन हो रहा है किसका, HCl का, तो सिंपल अगर हम ऐसे समझे कि
एंटी सेक्रेटरी ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं या रिड्यूस कर देते हैं गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को या एचसीएल के सिक्रेशन को इनटू द स्टमक या इनसाइड द स्टमक बाय द हेल्प ऑफ द पैराइटल सेल। तो इसी को बोलते हैं क्या, एंटी सेक्रेटरी एजेंट। तो एक बार और आप समझ लीजिए कि एंटी सेक्रेटरी एजेंट किसे कहते हैं, ऐसे एजेंट जो कि एचसीएल के सिक्रेशन को या गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को या तो रिड्यूस करते हैं या तो कम करते हैं या सप्रेस करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, एंटी सेक्रेटरी एजेंट। अब इसमें हमने कई सारे क्लासिफिकेशन देखे, जैसे एच2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, पीपीआई जिसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक। तो इन सब के विषय में आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें ड्रग आती है उसका नाम क्या है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। जैसा कि नाम से आपको क्लियर होता होगा कि ये क्या करते हैं, हमारे सिंपल सा जो H2 रिसेप्टर होते हैं उसको एंटागोनिस्ट कर देते हैं। अब जैसे ही अगर आपने पहला वीडियो वाला देखा होगा, अगर मैंने यहाँ पे नाम लिया H2 रिसेप्टर, तो आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा कि H2 रिसेप्टर से हमारा कौन सा हिस्टामिन बाइंड करके क्या बना रहा था। आपको वही वाला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है और आपकी ये पूरी ड्रग फाइनल हो जाएगी। अगर वो वाला वीडियो अगर आपने देखा हुआ तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आने वाली है। तो दीज एजेंट ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन व्हिच बाइंड विद द H2 रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक एसिड। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने ये चीज समझाई थी कि जैसे मास्ट सेल से आपका क्या हिस्टामिन बनता है, वेगस और फूड से क्या बनता है, हिस्टामिन बनता है। ये H2 रिसेप्टर से जाकर बाइंड करता है, जो क्या कहता है, एडिनिल साइक्लेज बनाता है, और ये एडिनिल साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट करता है सीएमपी में, और जो ये होता है ये क्या करता है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका हाइड्रोपोटेशियम जो एटीपेट पंप होता है जिसको क्या एक्टिवेट कर देता है, और क्या कहता है, पोटेशियम आपके ल्यूमन से बाहर चले जाता है और हाइड्रोजन इनसाइड और क्लोराइड इनसाइड जाकर के एचसीएल का सिक्रेशन कर देता है। इसी को क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं। अब बात आती है कैसे इनहिबिट करते हैं। दे कंपीट विथ हिस्टामिन, ये क्या कहते हैं, हिस्टामिन के साथ कंपीट का मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं और उसके बाइंडिंग को रोक करके खुद बाइंड हो जाते हैं। अब कैसे बाइंड होते हैं यहाँ पर हम देखते हैं। वहां पर आपने देखा क्या कैसे रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए मास्ट सेल, वहां पे मैंने पूरा दिखा, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक दिखा रहा हूँ। मास्ट सेल ने क्या किया, हिस्टामिन का रिलीज किया। अब ये हिस्टामिन जाकर के H2 रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, हिस्टामिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो फर्दर क्या करेगा, एडिनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, और यही एडिनिल साइक्लेज एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन काइनेज बनेगा। प्रोटीन काइनेज से आपको वहां पर जो गैस्ट्रिक एसिड वो रिलीज होने लगेगा और एचसीएल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम कुछ ऐसा करें कि इस हिस्टामिन को इस रिसेप्टर से बाइंड ही ना होने दे, तो क्या करेंगे, हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का यूज करेंगे। जैसे सिमेटिडिन आ गया। अब सिमेटिडिन क्या करेगा, जो हिस्टामिन यहाँ पे बाइंड हो रहे थे उसकी जगह पे ये खुद जाकर यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हैं H2 रिसेप्टर है, सिमेटिडिन जाकर के यहाँ पे बाइंड कर दिया, और जैसे ही सिमेटिडिन यहाँ पे बाइंड किया तो ये बना दिया क्या, सिमेटिडिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फर्दर जो एडिनिल साइक्लेज आपकी एक्टिवेट नहीं होगी तो एटीपी सीएमपी में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब सीएमपी में नहीं बनेगा तो आपकी प्रोटीन काइनेज नहीं बनेगी, और जब प्रोटीन काइनेज नहीं होगा तो आपका जो हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप है वो एक्टिवेट नहीं होगा, और जब हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप नहीं एक्टिवेट होगा तो आपका जो हाइड्रोजन होगा वो इनसाइड द ल्यूमन नहीं जा पाएगा और आपका एचसीएल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जैसे वहां पर एचसीएल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको वहां से पेप्टिक अल्सर से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इसके अपने दिमाग में एकदम भर लेना है। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करें तो इसका जो एंटी हिस्टामिनिक एक्शन होता है, इट ब्लॉक द हिस्टामिन इंड्यूज, मतलब जो हिस्टामिन के कारण जो इंड्यूज होता है, जैसे कार्डियक स्टिमुलेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रिन एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल का ये क्या करता है, सिंपल सा क्या करता है, ब्लॉक कर देता है कि हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है कि ये सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर ना हो पाए। उसके बाद होता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन में गैस्ट्रिक सिक्रेशन के ऊपर क्या असर करता है। तो जैसा कि हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ही देखा कि हिस्टामिन को क्या कहता है, कॉम्पीट कर देता है और अपना खुद बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से एचसीएल का जो सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन होता है, वो रिड्यूज हो जाता है। इसका मतलब रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड एंड हील द ड्यूडेनल अल्सर। और जैसे ही आपके एचसीएल का सिक्रेशन कम होगा, आपका जो ड्यूडेनल अल्सर होगा वो आपका ट्रीट हो जाएगा। अब आते हैं इसके ड्रग के बारे में कि कौन कौन सी इसके अंदर जो ड्रग है। तो पहले जो ड्रग होते हैं सिमेटिडिन, देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम उसी प्रकार से, एडवांस सेक्शन अभी हम आगे चल के बात करते हैं क्या क्या होंगे, और सेम टू सेम सब कुछ एक जैसे सिमेटिडिन, रेमेटिडिन, फोमेटिडिन का आप सिंपल लिख सकते हैं। तो इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में पहले समझते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस रूट से लेंगे, ओरल एंड स्लो आईवी रूट दोनों से लेते हैं। प्लाज्मा कंसंट्रेशन 1 से 3 घंटे के अबाउट में रहती है, और इसका जो सिस्टमिक बायोबिलिटी होता है, मतलब जो बायोबिलिटी होती है वो 60 से 80% होती है। और टी हाफ इसका क्या है, 2 से 3, मतलब हाफ लाइफ 2 से 3 घंटे। इसका मतलब क्या, आपके बॉडी में ये ड्रग होगी 2 से 3 घंटे तक ट्रेवल करेगी। एलिमिनेशन रूट इसका यूरिन होता है। अब आते हैं इसके एडवर्स एक्शन के बारे में। मतलब जो एडवर्स सेक्शन है पूरी की पूरी जो हमारी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है इसके ऊपर आप लिख सकते हैं डिजीनेस, हेडेक,
फैटिगो, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इसके क्या है एडीआर है। अगर आप इसको आईवी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं मतलब आईवी रूट से लेते हैं तो क्या क्या से एडवर्स इफेक्ट आपको और हो सकते हैं। तो स्प्लेडिस मतलब हकला के बोलना, रेस्टलेस मतलब जल्दी थकावट आ जाना, कंफ्यूजन, कलवंजन, ये सब आपके क्या होते हैं इसके सिंपल से नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है ना। अब इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो मतलब आप कौन सी ऐसी ड्रग ले लें जो कि क्या कहते हैं इंटरेक्ट करता है। तो अगर आप जैसे रेनिटिडीन या फोमिटिडीन या सिमेटिडीन आप इंटेक कर रहे हैं, उसके साथ में कोई भी एंटी एसिड ड्रग यूज कर रहे हैं, जैसे ओमिप्राजोल, ये सॉरी एंटी एसिड ड्रग जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल जेल हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, अगर आप इसका यूज करें तो ये क्या करेंगे बायोलिटी को घटा देंगे। किसके बायोलिटी को घटाएंगे, ये हमारी जो सिमेटिडीन है इसके बायोलिटी को घटा देंगे। एंड इंटरफियर हिपोटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द, अगर आप फेनोटेन, निफेडिपिन, वेरफेरिन, मेट्रोनिडाजोल या फिनोबार्बिटोन इन सब ड्रग के साथ में अगर सिमेटिडीन का आप यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे ये जितनी भी ड्रग है फेनोटेन, निफेडिपिन, वेरफेरिन, मेट्रोनिडाजोल, फिनोबार्बिटोन, इन सब की जो हिपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है उसको क्या कर देंगे इंटरफियर कर देंगे, चाहे बढ़ा देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे या तो इनहिबिट कर देंगे। अब जिससे अगर इनहिबिट करेंगे तब भी घाटा, बढ़ा देंगे तब भी बॉडी को घाटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या कहता है इसका ड्रग इंटरेक्शन होता है, तो इन सारी ड्रग के साथ में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद इसमें दूसरी कैटेगरी कहते हैं रेनिटिडीन। रेनिटिडीन हाईली पोटेंट होती है किससे की सिमेटिडीन से, ठीक है, 5 गुना ज्यादा होती है। इसका जो ग्रेटर ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन होता है डज नॉट इंटरफियर विद द अदर ड्रग मेटाबॉलिज्म, जैसे कि निफेडिपिन, वेरफेरिन, मेट्रोनिडाजोल, फेनोबार्बिटोन, इन सबसे इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, लेस साइड इफेक्ट होता है। लाइक नो हेडेक, इसमें हेडेक नहीं होगा, डिजीनेस नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद आती है आपकी फोमिटिडीन, ये थायाजाइडिन मतलब थायाजोलिडीन डेरिवेटिव होती है एंड मोर पोटेंट देन रेनिटिडीन, और ये रेनिटिडीन से भी क्या होती है मोर पोटेंट होती है। ठीक है ना। उसके बाद इट इज प्रिफर्ड इन द जोलिंजर इलिजन सिंड्रोम, जो क्या है आपका एक टाइप का क्या है जल्ड है मतलब गैस्ट्रोइस्टोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं निजाटिडीन एंड नॉक्सिटिडीन, इनका भी सेम टू सेम जैसे फोमिटिडीन था, रेनिटिडीन था, सेम टू सेम ड्रग इंटरेक्शन, एडवर्स एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकिनेटिक सबका सब एकदम सेम है। ठीक है ना। अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में बात करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ द ड्यूडेनल अल्सर मतलब ड्यूडेनल अल्सर को ट्रीट करने के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर मतलब स्ट्रेस की वजह से होने वाले अल्सर। अब स्ट्रेस की वजह से कैसे अल्सर होते हैं देखिए, आपका मान लीजिए कल एग्जाम है तो आज क्या बहुत टेंशन में, जब आप बहुत टेंशन में जाएंगे तो एचसीएल का सीक्रेट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। और मैंने आपको शुरुआत में वेगस नर्व के बारे में बताया था, जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा एसिटाइलकोलिन का सीक्रेशन हो जाएगा, और जैसे ही एसिटाइलकोलिन का सीक्रेशन होगा वो जाकर के एच2 रिसेप्टर से बाइंड करेगी, और जैसे ही एच2 रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगी एडेनियल साइक्लोज को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से आपकी प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगी और आपका वहां पे एचसीएल का सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये होते हैं स्ट्रेस की वजह से होने वाले अल्सर। एंड ट्रीटमेंट ऑफ जोलिंजन इल्यूजन सिंड्रोम, जड़ मतलब गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज, ये हम क्या कहते हैं जड़ होती है रिवर्सिबल डिजीज या रिफ्लेक्स डिजीज, एंड प्रिवेंशन ऑफ द एस्पायरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक फ्लूइड। तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझे कि जितने भी पेट से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं वो H2 एंटागोनिस्ट से ट्रीट की जा सकती है। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। आप लोगों ने बहुत सुना होगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पीपीआई बहुत यूज भी किया होगा। पेंटाप्रोजोल खाते हैं, ओमेप्राजोल खाते हैं, ओस्मोप्राजोल खाते हैं, रेबिप्राजोल का इंजेक्शन लगाते हैं या लगवाते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आपने बहुत ही देखा होगा, बहुत सुना होगा, तो ये चीज आपके लिए समझने के लिए आसान हो जाएगी। तो ये जो हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ये मेडिसिन है जो क्या करते हैं रिड्यूस कर देते हैं अमाउंट ऑफ द स्टोमाचेसिस। स्टोमाचेसिस का मतलब सिंपल सा जो HCl होता है उसके अमाउंट को या उसके कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं बाय द ग्लैंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमच। जैसे फंडस में पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल के द्वारा HCl का सिक्रेशन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं सप्रेस कर देगी। अब जब उसको सप्रेस कर देगी और कैसे सप्रेस करेगी ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे, और जैसे ही सप्रेस कर देगी तो वहाँ पे HCl बनेगा नहीं, और जब HCl बनेगा नहीं तो आपका जो ड्यूडेनल अल्सर होगा या गैस्ट्रिक अल्सर होगा वो आपका ट्रीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि एसिटाइलकोलिन क्या करता है आपके M1 रिसेप्टर या H2 रिसेप्टर से जाकर के बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। और चूंकि आप जानते हैं कि जो कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो वहां पे इंटरेक्शन तेजी से होगा, और जैसे ही कैल्शियम का इंटरेक्शन होगा प्रोटीन काइनेज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने जो शुरुआत में बताया था वही एक बार फिर से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे एसिटाइलकोलिन है, मास्ट सेल जैसे हिस्टामिन हो गया एंड गैस्ट्रिन है, ये तीनों क्या करेंगे आपस में जाकर के इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो एसिटाइलकोलिन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, किसे अपने रिसेप्टर से जाकर बाइंड करके जैसे M1 M2 से करेगा, मास्ट सेल हिस्टामिन बनाएगा। ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिन क्या बनाएगा सिंपल सा कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। अब ये क्या करेंगे जो हिस्टामिन एडेनियल साइक्लोज को एक्टिवेट कर देंगे, और जो ये एडेनियल साइक्लोज होगा ATP को CMP में बदल देगा, और जो आपको यहाँ पे कैल्शियम ऑलरेडी जो यहाँ पे इंक्रीज कर लीजिए, डिक्रीज है ये इंक्रीज कर लीजिए ना, इंक्रीज कर देगा कैल्शियम को, ये क्या करेगा प्रोटीन काइनेज बना देगा। और जैसे ही मैंने आपको शुरुआत में बताया प्रोटीन काइनेज जैसे ही एक्टिवेट होगा या बनेगा वो क्या करेगा जो आपके हाइड्रोजन पोटेशियम
पंप है उसको एक्टिवेट कर देगा, और जैसे आपका हाइड्रोजन पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा तो जो आपका पोटेशियम होगा वो बाहर चला जाएगा और हाइड्रोजन आपका कहाँ अंदर चला जाएगा, और वहाँ पे ऑलरेडी क्लोराइड आयन पाया जा रहा है। तो इस क्लोराइड आयन और HCl के मतलब ब्लड में तो आपके क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, तो ये करके क्लोराइड और HCl जाकर के आपस में इंटरेक्ट करेंगे और HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब हमको क्या करना है कि हमको ऐसी एजेंट देना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना है। तो यहाँ पर जो ये आपका है यही इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप बोलते हैं, क्योंकि प्रोटॉन को पंप H+ का आपका प्रोटॉन इसी को पंप करके कहाँ पे ल्यूमन में लेकर आते हैं। तो अगर हम इसी पंप को मतलब H+ को ही अंदर ना आने दे तो Cl हमारा वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा और HCl का सिक्रेशन नहीं होगा या HCl नहीं बनेगा। तो हम PPI दे देंगे, PPI कह देगा Cl को अलग रखेगा, H+ को अलग रखेगा और आपका HCl का वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सिंपल था इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये। अब इसके अंदर कुछ ड्रग्स आती है जैसे ओमिप्राजोल, लिस्नोप्लाजोल, ट्रिबिप्राजोल, इसके बारे में हम देखते हैं क्या होती है। ओमिप्राजोल होती है क्या होती है, प्रोटोटाइप मेंबर ऑफ द PPI मतलब प्रोटॉन पंप, मतलब बहुत ही अच्छी कैटेगरी की ड्रग होती है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा सेम जो मैंने अभी आपको बताया उसी टाइप का होगा। ये प्रोटॉन पंप को ही क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में बात करते हैं कि जो ओमिप्राजोल होती है उसकी फार्माकोकाइनेटिक मतलब ADME क्या होती है। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस रूट से आप इंटेक करेंगे, ओरल रूट से भी ले सकते हैं, IV रूट से भी ले सकते हैं। इसकी प्रोटीन बाइंडिंग लगभग 95% हो जाती है। इसका हाफ लाइफ जो होता है आधे से 1 घंटे के करीब में होता है। इसके लिए इस पे हम क्या करते हैं, इंट्री कोटेड या सस्टेन रिलीज का बना देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इंडस्ट्रियल फार्मेसी, और ये क्या करते हैं धीरे धीरे रिलीज होता है और आपको एक लॉन्ग टर्म इसलिए इसको खाली पेट दिया जाता है, एक बार दिया जाता है और रात तक पूरी काम करती है, पूरा 24 घंटा काम करती है। लेकिन जब इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको सस्टेन रिलीज बनाएंगे, इसके अंदर हम अदर इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे कि सस्टेन रिलीज हो सके, तब एलिमिनेशन इसका 77% यूरिन में होता है, बाकी का जो होगा वो फिकल मटेरियल मतलब बाइल एसिड के द्वारा होगा। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करते हैं, मतलब जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं इनके एडवर्स एक्शन के बारे में सकते हैं। ये टॉलरेंस कॉज कर सकते हैं, मतलब अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रहे तो आपकी बॉडी से टॉलरेट कर जाएंगे। अब टॉलरेट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी शुरुआत से आपको बताते आ रहा हूँ। नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, मसल्स एंड जॉइंट पेन इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट है, और हाईली इफेक्टिव मतलब क्या है कि जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए नुकसानदायक होती है, जैसे ल्यूकोपीनिया हो गया, हिपैटिक हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, मतलब आपकी जो हड्डियां होंगी वहां पे छेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब हमारे क्या होते हैं, ADR होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं ड्रग इंट्रैक्शन के ऊपर, मतलब कोई ड्रग के साथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर आप डाइजापाम या वारफेरिन के साथ में ले रहे हैं तो ये क्या कर देगी, अगर डाइजापाम या वारफेरिन अगर आप ले रहे हैं दोनों में से कोई भी ड्रग, उसके साथ में अगर आप प्रोटॉन मतलब ओमिप्राजोल हो गया इसको अगर आप इंटेक करें तो क्या कर देगा, उसके जो हाफ लाइफ होता है उसको बढ़ा देगा। अब जब उसकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी तो सिंपल सा उसका जो एक्शन होगा वो भी थोड़ा डिले होगा, ठीक है ना। अगर आप एंटी फंगल ड्रग के साथ में लेते हैं या CHF के ड्रग के साथ में लेते हैं तो ओमिप्राजोल डिक्रीज कर देगा, मतलब जो इंट्राकोनाजोल, कीटोनाजोल और डिजॉक्सिन होगा इनके जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब जब एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी उतने अच्छे नहीं होगा, उसका उतना अच्छा थेराप्यूटिक इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। पेशेंट विद हाइपर सेंसिटिविटी मतलब ऐसे पेशेंट जिनको ओमिप्राजोल से हाइपर सेंसिटिविटी उनको नहीं देंगे। कंपेयर्ड मतलब कंपेयर्ड हिपैटिक फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि जिनको हिपैटिक प्रॉब्लम मतलब लीवर फैटी वगैरह उनको नहीं देंगे। एंड प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट वुमेन को हम ये ड्रग नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आपकी ओमिप्राजोल हो गई या PPI हो गया। अब इसमें अदर ड्रग आती है जैसे लेंसोप्राजोल होती है, तो लेंसाप्राजोल 30 से 35% मोर पोटेंट होते हैं देन ओमिप्राजोल, क्योंकि इसको एंट्री कोटेड फॉर्मुलेशन बनाया जाता है इन द कैप्सूल फॉर्म। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ओरल होता है। अवेलेबिलिटी इसकी 80% होती है, प्रोटीन बाइंडिंग 97% होती है, उसकी कहती थी 95% थी। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है। हाफ लाइफ इसका लगभग 1.5 घंटे के करीब में होता है। एलिमिनेशन इसका यूरिन में होता है। तो ये क्या उसके कुछ बेसिक एस्पेक्ट थे। अब उसके बाद आता है पेंटाप्रोजोल जो कि आप पेंटाप के नाम से जानते हैं, रेविप्राजोल जो कि आप IV रूट से देते हैं। तो न्यूअर ड्रग है बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ द PPI मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की क्लास की एक न्यू ड्रग है। ये पेंटाप्रोजोल होगा यू ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, मतलब जो जिसकी वजह से मतलब ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। एंड मोर क्या होता है, एसिड स्टेबल होता है। मतलब कहने का क्या है, अगर मतलब आपके जैसे आपने इंटेक किया पेट में एसिडिफिकेशन कंडीशन, इसका मतलब pH उसका 2 हो गया तो वहाँ पे भी क्या कर देगी, टॉलरेट कर जाएगी आपके उस pH से। एंड क्या कहते हैं रेविप्राजोल हो जाएगा वो एसिड सप्रेशन होता है, मतलब एसिड को क्या कहते हैं सप्रेस कर देता है, मतलब घटा देता है, उसके सिक्रेशन को घटा देता है, ठीक है ना। अब इसके थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करते हैं, तो आप जो पढ़ते आ रहे हैं उसी को लिख जाइए। मतलब पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्सर डिजीज में यूज करते हैं, जोलिंगर इल्सन सिंड्रोम में, एच मतलब हेलिकोबैक्टीरियम पाइलोरी एसोसिएटेड अल्सर में, एंड एस्पायरेशन न्यूमोनिया में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये था आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के बारे में। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी के ड्रग आते हैं वो होती है एंटी कोलिनर्जिक एजेंट या एंटी मस्कुरानिक एजेंट। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि आप पहला वाला अगर वीडियो अगर आपने देखा होगा तो सारा का सारा आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये कैसे काम करता है ये समझ लेते हैं। जैसे देखिए
हमारा एंटी मुस्कुरानिक, तो मुस्कुरानिक मतलब ये वाला रिसेप्टर हो गया। तो जैसे एंटी कोलिन एंटी मुस्कुरानिक, तो इस रिसेप्टर को जाकर के क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और जब ये एसिटाइल कोलिन M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो हिस्टामिन की सिंथेसिस नहीं होगी, और यहाँ पर M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। तो आपका सिंपल सा ये क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहता है। ये जब दोनों चीज़ नहीं होगा तो सिंपल से कुछ ना कुछ अमाउंट में HCl का जो सिक्रेशन होता है वो रुकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस ड्रग का अब यूज नहीं किया जाता है जब से हमारी H2 एंटागोनिस्ट आई तब से। तो ये हमारे क्वाटनरी एंटीकोलिजिक जिसमें आती है ऑक्सीफेनोनियम आती है एंड प्रोपेंथिलिन आती है, ठीक है ना। ये ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर, बट जब से H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आया है तब से इसको डिसलाइन कर दिया गया, इसका यूज नहीं किया जा रहा है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, जैसे एसिटाइल कोलिन है वो रिसेप्टर M1 या M2 रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा, और जब बाइंड करेगा तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कैल्शियम को लेवल को बढ़ाएगा, और कैल्शियम क्या के लेवल जैसे बढ़ेगा वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपी पंप को एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से जो आपका प्रोटॉन होगा वो उस चैनल के द्वारा पास होकर ल्यूमेन में चला जाएगा, और ल्यूमेन में जाने के बाद वो HCl के क्लोराइड आयन के साथ में क्या कर देगा, बाइंड अप पैचअप कर लेगा, और आपको वहां पे HCl बना देगा, और वही HCl आपका क्या कर देगा, नुकसान करना शुरू कर देगा। अब हम कुछ ऐसा करें कि इसके रिसेप्टर को ही म्यूट कर दे या बदल दे या वहां पे उसको कंपीट कर दे, मतलब जाने ही ना दे, तो हमारी ये सारी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो हमारी एसिटाइल कोलिन की जगह पे हमने क्या प्रोपेंथिलिन ले लिया या ऑक्सीफेनोफिलिन ले लिया, ये क्या करेगी, इसको कंपीट कर देगी, और जैसे इसको कंपीट करेगी तो इस रिसेप्टर से जाकर के ये ड्रग बाइंड हो जाएगी, और बाकी की जो फर्दर प्रोसेस है प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन, ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी। अब इसके एडवर्स एक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये इजिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। तो CNS साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे आपके कलवंजन हो सकता है, ठीक है ना, आप झटके दे सकते हैं, ये सब हो सकता है। ड्राई माउथ, ब्लड डिवीजन, यूरिन रिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन, इसके क्या है, नॉर्मल साइड इफेक्ट है। ये होती है हमारी क्या, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हो गई, ठीक है ना। इसके विषय में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, जितना जरूरी था उतना मैंने आपको बता दिया, और शुरुआत में मैंने आपको ऐसा बताया हुआ है कि आप इजिली इसको 1 से 2 पेज के बारे में लिख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। अब देखिए इसका काम क्या होता है, जैसे ये प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को घटा देता है, और HCO3 का जो लेवल होता है उसको बढ़ा देता है। अब HCO3 जैसे बढ़ेगा तो वहां पर जितने हमारे क्लोराइड आयन होगा उससे जाकर के बाइंड अप कर जाएगा, और जैसे ही बाइंड अप करेगा तो वहां पर आपको क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, और जब सॉल्ट बना देगा तो उतना एक्टिव रहेगा नहीं, उतना एसिडिक रहेगा नहीं, और जब एसिडिक नहीं रहेगा तो वहां पर बर्निंग नहीं होगी। तो इसमें जो ड्रग आती है मिसोप्रोस्टॉल आती है, ये स्टेबल होती है, सिंथेटिक मेथाइल एनालॉग होती है ऑफ द PGE1। आपने सुन पढ़ा होगा PGE1 एंड PGE2 या PGE अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा वगैरह लेबर वगैरह में काम आता है, मतलब जो डिलीवरी वगैरह होती है, और E1 E2 आपके कहाँ पे होता है, GIT में होता है। वाइडली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी इंड्यूस्ड अल्सर। जैसे आप लगातार दर्द की गोली खा रहे हैं, ठीक है, वो निमोसलाइड खा रहे हैं, पैरासीटामॉल खा रहे हैं, फेमिक एसिड खा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो अल्सर हो जाता है आपको, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इनहिबिटिंग द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। अब गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कैसे इनहिबिट करेगी, ये ऑलरेडी हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। एंड इंक्रीज द कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देगी, एंड म्यूकोसल ब्लड फ्लो भी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। जो इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरल रूट से लिया जाता है। मेटाबॉलिज्म लीवर के द्वारा, हाफ लाइफ इसका 20 से 40 मिनट होता है, एक्सक्रीशन इसका यूरिन के माध्यम से होता है। अब एडवर्स एक्शन के बारे में बात करें तो डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, ये सब हमारे क्या है, इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट है या एडवर्स एक्शन है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते और जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भी आप ये ड्रग नहीं दे सकते। यूज के बारे में बात करें तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की वजह से होने वाले जो GI के ब्लीडिंग है या अल्सर है उनके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। जर्ड में यूज किया जाता है, मतलब गैस्ट्रिक इसोफेगस रिफ्लेक्सिव डिजीज में एंड पेप्टिक अल्सर में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब इसी में अदर कैटेगरी की ड्रग आती है जिसमें आपके आते हैं एनप्रोस्टिल आती है और रियोप्रिस्टिल आती है, ये भी कहते हैं एनालॉग टू PG2 होते हैं। PG2 का भी काम क्या सिंपल क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है और कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे म्यूकोसल बॉन्ड फ्लो होने लगता है और आपका आसानी से वहाँ पे ट्रीटेबल हो जाता है क्या, पेप्टिक अल्सर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में जहाँ पर हम पढ़ेंगे एंटी एसिड के बारे में। उसके बाद हम तीनों का तीनों टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में, वीडियो को समझ में आया तो चैनल को नहीं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।